नमस्ते, ग्रीटिंग्स। स्टडी एंड क्रैक विद वैष्णवी सालवी में आपका स्वागत है। ऐसे राइटिंग कोर्स में मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। पहला वीडियो है हाउ टू राइट ऑसम एसे। दूसरा वीडियो में हमने देखा कि 1000 to 1250 वर्ड्स के एसे को हम 150 to 200 वर्ड्स के पैराग्राफ्स में कैसे डिवाइड करते हैं। तीसरे वीडियो में हमने वुमेन सेंट्रिक एसेस के बारे में देखा और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है विथ रिलेटेड टू फार्म बिल्स 2020 जो फिलहाल करंट अफेयर्स में काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ट्रेंड देखोगे, पिछले 25 सालों में एग्रीकल्चर के ऊपर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन 2018 ऑनवर्ड्स ऐसे के जो टॉपिक्स है वो ज्यादातर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। So then there are many more chances कि फार्म बिल्स 2020 जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है, साइंस एंड टेक से भी आप देखते हो, प्लस यू कैन सी इट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों एस्पेक्ट से जब फार्म बिल्स को हम ज्यादा देखते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि इस टॉपिक के ऊपर हमको ऐसे आ सकता है। सपोज ऐसे नहीं भी आया तो दिस क्वेश्चन विल श्योरली शॉर्ट कम इन मेंस, तो आपको आज का जो टॉपिक डिस्कशन होगा वो आपको आपके मेंस आंसर राइटिंग जीएस के आंसर्स में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो कभी भी पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड एसेज अगर आते हैं तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। नाउ इट डिपेंड्स, पहले आपको ये देखना है कि जो ये टॉपिक है एग्रीकल्चर रिलेटेड एसे का, उसमें आपको किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। अगर फार्मिंग के ऊपर पूछा जा रहा है कि फार्मर्स के ऊपर पूछा जा रहा है। अगर सपोज फार्मिंग के बारे में पूछा जा रहा है, फिर आप देखोगे कि ऐसे का जो टोन है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर सपोज ऐसे का टॉपिक टोन पॉजिटिव है देन यू कैन स्टार्ट लाइक दिस कि फार्मिंग सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, वो कितने प्रतिशत लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है। बट सपोज अगर वो थोड़ा निगेटिव टोन में टॉपिक दिया गया है, इफ इट्स अ क्वेश्चन टू यू, इट्स ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो आप ये भी बोल सकते हो कि आधे से ज्यादा पॉपुलेशन भारत की एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, फिर भी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए इस सेक्टर की उतनी हो नहीं रही है। सो यू हैव स्टार्टेड ऑफ विद फार्मिंग और एग्रीकल्चर इन जनरल, और फिर आप ऐसे के टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हो। वही अगर टॉपिक अगर फार्मर्स के ऊपर पूछा गया रादर देन फार्मिंग, तो फिर आप बता सकते हो कि फार्मर्स का कितना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। यू कैन प्रेज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी, how they work irrespective of all the seasons and all, आप इस चीज के बारे में बता सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसे पेसिमिस्टिक टोन में कंटिन्यू करना था, फार्मर सुसाइड्स के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, तो इट बेसिकली डिपेंड्स कि आपको इंट्रोडक्शन उस हिसाब से लिखना है जिस हिसाब से आपको टॉपिक दिया गया होगा। ठीक है, फिर अभी देखो एग्रीकल्चर में और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला जितने प्रतिशत लोग इस सेक्टर में इन्वॉल्व है उतना ग्रोथ नहीं हो रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पीपल विल आस्क यू देन व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस एग्रीग्रियन क्राइसिस। क्या वजह है? बहुत सारी वजह है, पहले हम थोड़े ऊपर से देखेंगे। फर्स्ट बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। देखो, जब से भारत आजाद हुआ है लैंड इज अ फिक्स्ड कमोडिटी, लैंड उतनी ही है हमारे देश की, बट पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, हर जनरेशन टू जनरेशन फैमिली में एक लैंड होल्ड फ्यूचर जनरेशन में छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है। सो मेजॉरिटी इफ यू सी ड्यू टू हाई पॉपुलेशन प्रेशर 83% रूरल हाउस होल्ड के पास आइदर लैंड 1 हेक्टेयर से कम है या दे एंटायरली लैंडलेस फार्मर्स। ठीक है, तो अभी इससे क्या प्रॉब्लम होता है? अगर स्मॉल प्लॉट होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज किसी फार्मर के पास अगर 1 एकड़ से भी कम जमीन है तो वहां पे वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं कर सकता। ठीक है, वहां पे वो ट्रैक्टर वैक्टर नहीं चलेगा क्योंकि इतने छोटे से प्लॉट में ट्रैक्टर चला के इज नॉट गोइंग टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, वहां पे वो कैश क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि इतने छोटे से एरिया में अगर वो कैश क्रॉप ग्रो करेगा तो इतना उसको प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं होगा। सो व्हाट दे डू व्हेन इट इज अ स्मॉल लैंड, वो अपना फूड क्रॉप्स कल्टीवेट कर देते हैं जो उनको डे टू डे लाइफ के लिए नेसेसरी है। तो जो आप आपके पास डे टू डे कंजम्पशन के लिए ग्रो कर रहे हो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू मेक सेविंग्स, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू मेक एक्सपेंसेस। एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना ग्रोथ इंडिया में नहीं है। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर है शॉर्टेज ऑफ मनी। ठीक है, तीसरा फैक्टर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंस ऑन मॉनसून एंड इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी। 60% से भी ज्यादा फार्मर्स जो हमारे देश में है वो एग्रीकल्चर के लिए बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं।
और आपको तो पता है कि यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हेन एग्जैक्ट दिस डेट द रेन्स आर गोइंग टू कम। सो इसका मतलब अगर थोड़ी भी बारिश लेट आ गई या थोड़ी भी बारिश जल्दी आ गई या फिर वीक बारिश आ गई, देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट लॉस इन द प्रोडक्शन। ठीक है, अभी मुझे बताओ, बार बार एक ही जमीन पे एग्रीकल्चर करने से क्या हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी बहुत कमजोर हो जाती है। प्लस मेनी पेस्ट एंड प्लांट डिजीजेस आल्सो अटैक। इस साल भी अगर आप देखोगे, कोरोना के जब लॉकडाउन चल रहा था, लोकस्ट अटैक्स हुए थे। ठीक है, लोकस्ट एक ऐसे पेस्ट्स होते हैं जो बेसिकली क्रॉप्स को खा जाते हैं। So you can see there is a risk factor apart from money, water plus soil fertility and plant diseases. और एक सबसे खराब चीज जो एग्रीकल्चर में हम बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेट, वो है प्राइस वोलेटिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, प्राइस फिक्स नहीं होता, उल्टा जिस साल ज्यादा अच्छी हार्वेस्ट आएगी, ज्यादा अच्छी फसल आएगी, उस टाइम पे क्या हो जाता है, फार्मर्स का कॉस्ट कम हो जाता है। द रीजन आई विल टेल यू। जब भी प्रोडक्शन ज्यादा होता है, सप्लाई ज्यादा होता है, डिमांड कम हो जाती है। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। अगर कोई कमोडिटी, कोई चीज लिमिटेड है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इसी के लिए आपको जो रास्ते पे पत्थर होते हैं उसके लिए आप कोई 10,000 पे नहीं करेगा, बट दुकान में जो गोल्ड होगा, जो लिमिटेड मिलता है, रेयरली आपको रास्ते पे नहीं मिलेगा, उसके लिए आप ज्यादा पैसे पे करते हो। सो इट डिपेंड्स। जिस साल एग्रीकल्चर में ज्यादा प्रोडक्शन आता है, फार्मर्स को उस साल कम वैल्यू मिलती है। सो इन दिस केस ऑल्सो हु इज द सफरर, इट्स द फार्मर ओनली। तो अब देख रहे हो, और भी कुछ फैक्टर्स देखेंगे। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सपोज फार्मर ने अच्छी फसल ग्रो भी कर ली, ठीक है, नाइस प्रोडक्शन इज ऑल्सो देयर, और पर उसको तो वो मार्केट में जाके सेल करना पड़ेगा। बट इफ देयर इज इनएडुकेट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स जो फार्मिंग करता है वो शहरों में तो नहीं करता, विलेजेस में करता है, तो उन विलेजेस से उन मार्केट्स तक या शहरों तक कनेक्ट करने के लिए अगर अच्छे रोड्स नहीं हुए, अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स नहीं हुए, या फिर अगर फार्मर्स के प्रोडक्ट्स पेरिशेबल हुए जैसे टोमेटोज एंड ऑल, तो उसको वो जल्दी मार्केट तक पहुंचाना होगा। अगर उनके पास रिलायबल पावर स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, ये सारी चीजें नहीं हुई तो क्या होगी, नो मैटर कितनी अच्छी फसल ग्रो की हो, वो इवेंचुअली खराब होने लग जाएगी, पेरिश होने लग जाएगी, और उसके वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है। तो देखो, फार्मर को फार्मिंग, लैंड से लेके पैसे, क्लाइमेट, सॉइल क्वालिटी, पेस्ट कंट्रोल प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, हर स्टेज पे फार्मर को बस चैलेंजेस ही दिख रहे। प्लस एग्जिस्टिंग क्रॉप इंश्योरेंस जो होते हैं वो इतने हद तक फार्मर्स को बेनिफिट नहीं करते। प्लस ऐसे भी नहीं है कि फार्म्स को हम एक्सपोर्ट कर सकते, दिस पुअर परफॉर्मेंस ऑफ फार्म एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारी कंट्री से जो भी मार्केट एक्सेस होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस के नाम पे उसको ये कट कर दिया। मैं आपको एक सीधा एग्जांपल देती हूँ। आप सपोज मार्केट में एप्पल लेने जाते हो, देयर टू टाइप्स ऑफ एप्पल्स, दोनों सेम है, बट एक एप्पल पे स्टिकर है, दूसरे पे नहीं है। तो आप वो स्टिकर वाले एप्पल को खरीदोगे सोच के अच्छा ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लग रहा है। आवर फार्मर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू सच सेफ्टी रेगुलेशंस ऑफ टैक्स, तो उनकी वजह से हम उनको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते जितना एक्सपोर्ट करना चाहिए। प्लस हमारे फार्मर्स को अभी ये पता ही नहीं चल रहा कि सॉइल की फर्टिलिटी लेवल कम हो रही जा रही है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्सेस टू क्विक सॉइल टेस्टिंग मेथड्स। ठीक है, और कुछ ऐसे भी नहीं कि स्कीम्स नहीं, हम इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड्स, बट सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी जो स्कीम्स होती है नॉट नेसेसरी सारे ऑथेंटिक होती, कुछ की क्रेडिबिलिटी नहीं होती। सो यू कैन सी कि फार्मर्स हर स्टेज पे क्या कर रहा है, क्राइसिस सफर कर रहा है। तो अभी तक हमने क्या देखा, एग्रीकल्चर बेस्ड एसेस का इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, फिर हमने उसमें देखा कि एग्रीग्रेन क्राइसिस चल रहा है देश में, क्यों चल रहा है, उसके हमने कुछ रीजंस देखे। जब आप रीजंस देखते हो तो हमको देखना है इन रीजंस का क्या इम्पैक्ट है हमारे देश पे। सबसे पहले बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्शन, लो इनकम, क्या होता है, फार्मर्स बहुत डेट में चले जाते हैं, कर्जे में चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर सुसाइड्स। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर में आपको इनकम नहीं मिल रहा तो क्या होते थे, माइग्रेट टूवर्ड सिटीज। सिटीज में एक बार जब वो चले जाते हैं, नॉट नेसेसरी कि सिटीज में उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, तो सिटीज में तो उनकी लेवल ऑल हालत खस्ता हो जाती है। एज अ रिजल्ट फिर क्या हो जाता है, इट लीड्स टू मोर पुअर लाइफस्टाइल, पुअर लाइवलीहुड। दूसरा, लो इन्वेस्टमेंट ऑन न्यूट्रिशन, क्योंकि वो उनके पास पैसे कम होते थे, कैन नॉट इन्वेस्ट ऑन न्यूट्रिशन। Farmer having no surplus income cannot invest into land productivity.
तो फार्मर को अगर पता भी होगा कि लैंड प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम है, हमको कुछ मेहनत करनी चाहिए, बट इफ ही इज नॉट हैविंग दैट एक्स्ट्रा इनकम, हाउ विल ही इन्वेस्ट? प्लस ये सब डिफिकल्टीज चलते हुए देयर इज अगेन फार्म लोन्स, ठीक है, और रेकरेंट फार्म लोन वेवर्स में विटिएट द ऑनेस्ट कल्चर ऑफ रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन्स। और एक चीज क्या हो रही है, अगर आप देख रहे हो कुछ फार्मर्स पे नहीं कर पाते तो उनके ये वेव ऑफ किए जाते हैं लोन्स। एज अ रिजल्ट सम फार्मर्स कैन टेक अनड्यू एडवांटेज, दे विल नॉट स्टार्ट पेइंग बैक, क्योंकि उनको पता है इवेंचुअली वो वेव ऑफ हो जाएगा, एंड दिस विल ऑल्सो अफेक्ट द बैंकिंग सेक्टर। तो ये बात नहीं कि फार्मर्स को भी अफेक्ट करेगा, बैंकिंग सेक्टर भी को अफेक्ट करेगा, बैंकिंग सेक्टर को अफेक्ट किया, इकोनॉमी को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। So you understood what are the reasons of crisis, plus you understood what is the impact of this crisis. तो obviously अगर impact देखा तो हमें solution भी देखना चाहिए, suggestion भी देखना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बोला आपका ऐसे कैसे होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ। तो क्या क्या सजेशंस हम करेंगे? सबसे पहले हमको रूरल एरियाज में लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, सपोज एक हाउस होल्ड में 10 लोग हैं एंड द लैंड इज वेरी स्मॉल, 10 के 10 लोग उस फार्म पे जरूरत नहीं होती, बट दे डू नॉट नो एनी अदर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, सो वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, क्योंकि उस काम के लिए 10 लोगों की जरूरत नहीं होती, फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो अगर हम उनको कोई और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के बारे में बताएंगे तो दे विल हैव सम अदर ऑल्टरनेटिव इनकम ऑल्सो। प्लस हमको फार्मर्स को ये भी बताना चाहिए कि अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर मतलब जिससे आपको लाभ ना हो, फॉर एग्जाम्पल शादी पे खर्चा, फॉल्स रिचुअल्स पे खर्चा, फॉल्स डेमोन्स्ट्रेशंस पे खर्चा, इन चीजों का खर्चा अवॉइड करना चाहिए। प्लस जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं ना, उनका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, because they do not have sometimes proper documents, they cannot get bank loans or something like that, तो वो क्या करते हैं, लोकल मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, और उन मनी लेंडर्स के लोन्स केस में दे सफर अ लॉट, ठीक है, वो देख इवन कैन नॉट मीट इनफ फॉर देयर इमरजेंसी नीड्स। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हर छोटे बड़े फार्मर्स को बैंकिंग की आदत लगानी चाहिए। प्लस अगर सपोज इस साल बारिश अगर खराब हो गया, मॉनसून सीजन आ गया, कुछ natural calamities हो गई, तो farmers should be compensated during that bad monsoon period, so that people will actually volunteer कि हाँ हमको फार्मिंग सेक्टर में जाना चाहिए, ठीक है। प्लस अगर सपोज किसी को फार्मिंग स्टार्ट करनी, बट जैसे मैंने आपको बोला शॉर्टेज ऑफ मनी, सो वी शुड गिव क्रेडिट फैसिलिटीज टू स्टार्ट अ एग्रीकल्चर सब्सिडी ऑल्सो, जैसे फिशिंग स्टार्ट कर दो, हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करो, फ्रूट्स ग्रोइंग, फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स ग्रोइंग स्टार्ट करो, so that apart from this they also have a knowledge of doing this agriculture based activities, और प्लस डायरेक्ट फसल नहीं तो ये किसी और चीज पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। और अभी रही बात लैंड स्केर्सिटी की, देखो लैंड लिमिटेड है और बहुत सारे फार्मर्स को हम इमीडिएटली मूव नहीं कर सकते, तो इस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका भी एक सोल्यूशन है, उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, जैसे अमूल डेयरी कोऑपरेटिव है। क्या होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, देखते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग बेसिकली क्या होता है, जिसमें फार्मर्स वॉलंटरी बेसिस पे ग्रुप फॉर्म करते हैं, ठीक है, और उनकी जमीन पे बहुत सारे फार्मर्स आके काम करेंगे, बट दे हैव द राइट टू रिटेन, दे हैव द राइट ओवर देयर लैंड, ठीक है। फिर अभी जैसे आपको पता है, अगर आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में बहुत ट्रैफिक है तो आप कार पूल करते हो, मतलब एक ही कार में बहुत सारे लोग शेयर करके चले जाते हैं। हियर फार्मर्स कैन पूल देयर लैंड, देयर लाइव स्टॉक एंड अदर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, रिसोर्सेस अगर शेयर की जाएंगी तो बहुत सारे ज्यादा लोगों को मिल जाएगा, प्लस प्रॉफिट भी शेयर करना चाहिए, प्लस वेजेस भी डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, कितने लोगों ने कितने दिन के लिए काम किया, ठीक है, सो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। और प्लस इसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस को हम ज्यादा तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। छोटी छोटी लैंड पे अलग अलग फार्मिंग करने से क्या होता है, हर कोई बड़ा प्रोडक्शन नहीं कर पाता, हर कोई कैश क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाता, सो इवेंचुअली हर किसी का इनकम छोटा होता है। पर अगर स्मॉल प्लॉट्स को कंबाइन करके आप एक बड़ा लार्ज स्केल पे कैश क्रॉप्स ग्रो करोगे, और फिर इवेंचुअली जिसके ऊपर जितना राइट है उस हिसाब से अगर आप डिवाइड करोगे, स्टार्ट टू अर्न मोर, ठीक है। एडवांटेजेस जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेटर कैपेसिटी टू अंडरटेक बिगर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आ गए, मोर एफिशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। जब आप बहुत ज्यादा लोग एक पूरी लैंड पे ये कर रहे हो, यू हैव अ ग्रेटर बार्गेनिंग पावर, एक अकेला इंसान इतना बार्गेन नहीं कर पाता जितने बहुत सारे ब्रेन्स करेंगे।
मार्केट में आप प्रॉफिट अर्न करोगे, बेटर टर्म्स इन परचेसिंग और लीजिंग ऑफ लैंड। सो अगर एक बार प्रॉफिट्स अर्न होने लग गए, नेक्स्ट टाइम यू विल हैव बेटर टर्म्स टू पुट, बेटर एक्सेस टू क्रेडिट, प्लस इतने सारे पैसे आने के बाद यू कैन हैव परचेस ऑफ इनपुट्स, आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो जिससे आपकी लैंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। So you can see their advantages, but always we should not focus only on one side of the coin. दूसरी साइड भी देखते हैं। क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कोऑपरेटिव फार्मिंग का, फिर भी मतलब लोग ऑब्वियसली वी शुड सी द नेगेटिव पार्ट आल्सो। व्हाट इज द नेगेटिव पार्ट? देखो बहुत सारे लोग अगर मिलके एक ही टाइप की फार्मिंग कर रहे हैं, आपको क्रॉप्स में डाइवर्सिटी नहीं मिलेगा। और कभी कभी ये भी बात होता है कि अगर बहुत सारे ब्रेन्स एक साथ काम करें, देयर आर चांसेस ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो गवर्नमेंट को क्या मेक श्योर करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड आल्सो प्ले अ रोल इन दैट। इफ द गवर्नमेंट कैन एंश्योर कमिटमेंट ऑफ इट्स मशीनरी फॉर दिस कॉज, गवर्नमेंट अगर इस चीज के लिए बैकअप देगा, बेटर आउटपुट जनरेट होगा। कैसे बैकअप देना? तो ट्रेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशंस देखने के लिए। जैसे आपके घर पे बिल्डिंग्स के यहाँ पे सोसाइटीज होती है, एक कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल सोसाइटीज बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम टेक्नोलॉजी का बिगर रोल प्ले कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कोऑपरेटिव फार्मिंग में। तो अब देख रहे हो कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स अपना लैंड, लाइफ स्टॉक, रिसोर्सेस एक साथ आके फार्मिंग करते हैं। इससे हमने देखा कि इनकम ज्यादा जनरेट हो सकता है। क्रिटिसिज्म ने हमने क्या देखा कि ज्यादा वैरायटी ऑफ क्रॉप्स नहीं मिलेंगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इस सब को सेफगार्ड करने के लिए कौन आना चाहिए बीच में? गवर्नमेंट। तो अगर आप वीडियो यहीं पे पॉज करके मुझे बताना, इज गवर्नमेंट्स रोल इंपॉर्टेंट इन फार्मिंग? इफ यू फील यस, देन एग्जांपल्स देखते हैं। शुगर कोऑपरेटिव्स इन महाराष्ट्र एंड अमूल इन गुजरात। और एग्जांपल्स अगर आप देख रहे हो, कुडुम्बश्री प्रोग्राम इन केरला, ठीक है, नाबार्ड के साथ वो किया गया था केरला स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। फिर सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी प्रोग्राम इन आंध्रा। ये क्या है एक्चुअल में आपको बता देती हूँ। ये दोनों ना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है जो वुमेन लेड इनिशिएटिव्स थे और वॉलंटरी बेसिस पे था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्रेडिट प्रोवाइड करना, लैंड पूलिंग करना, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, मार्केटिंग, ये जो एग्रीकल्चर सब्सिडी एक्टिविटीज थी, या फिर इंश्योरेंस, ऑडिटिंग, एंटरप्रेन्योर इंक्यूबेशन, ट्रेनिंग, सारी चीजों को इस पे कॉपरेट कर दिया गया। सो कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि चलो खेती करते हैं, खेती के अलावा भी रूरल डेवलपमेंट। देखो हमारा ऐसे का टॉपिक डायरेक्टली एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज को कैसे डेवलप किया जाएगा उनके पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ओके, तो अभी तक मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या क्रिटिसिज्म है और कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स। तो क्या अभी तक आपको लगता है कि देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट्स रोल इन एग्रीकल्चर? शुड गवर्नमेंट ऑलवेज प्रोवाइड बैकअप टू फार्मर्स? इफ यू फील यस, देन अभी हमें देखना पड़ेगा फार्म बिल्स क्या है, व्हाई देयर इज सो मच ऑफ क्रिटिसिज्म, सो मच ऑफ अपोजिशन फॉर फार्म बिल्स फ्रॉम पीपल्स साइड। देखो इस बार पार्लियामेंट ने 3 फार्म बिल्स एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, लॉकडाउन के दौरान। ये फार्म बिल्स कब इशू किए गए? लॉकडाउन के दौरान। अभी मैं और एक चीज आपको बता देती हूँ, एग्रीकल्चर अगर आप देखोगे इट कम्स अंडर स्टेट सब्जेक्ट। तो एग्रीकल्चर के ऊपर अगर कोई भी टॉपिक या कुछ भी डिस्कशन लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू डिस्कस विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। लॉकडाउन के दौरान बिना स्टेट गवर्नमेंट्स को कंसिडर किए गए, बिना फार्मर्स के साथ कुछ डिस्कस किया गया, बिना किसी भी जिन लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट होने वाला है उनके साथ बिना डिस्कशन किए गए ये फार्म बिल्स प्रपोज किए गए। दैट इज द रीजन पीपल फर्स्ट, दैट वाज द फर्स्ट थिंग बिकॉज ऑफ विच पीपल डिडंट बिलीव कि अगर ये चीज अगर उनकी भलाई के लिए होती तो उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए थी। तो क्या ये 3 फार्म बिल्स थे? पहले देखते हैं। देखो अगले साल प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फार्म बिल्स 2020। तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, ठीक है, वो तो चलेगा। क्या है? प्रोड्यूस का ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब फार्मर जो प्रोड्यूस करता है उसका वो ट्रेड और कॉमर्स किस तरह करेगा, ये पहला बिल बताता है। दूसरा बिल द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। देखो यहाँ पे ये वर्ड जो है फार्म सर्विसेज, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि यही है जो थोड़ा बोलते हैं
दिस इज द क्राइटेरिया। जो बोलते हैं ना, आप कोई भी चीज सेल में खरीदने जाते हो, नीचे होता है कंडीशंस अप्लाई, और वो कंडीशंस अप्लाई एक्चुअली पूरे सेल का ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन कर देता है। यहाँ पे भी ये वर्ड फार्म सर्विसेज इज लिटिल बिट ट्रबलसम। देखते हैं कैसे। और तीसरा लॉ है, और तीसरा बिल है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो यहाँ पे 3 चीजों के ऊपर बिल्स बनाए गए। पहला है ट्रेड एंड कॉमर्स, किस तरह फार्मर ट्रेड करेगा। सेकेंड वन है एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस, किस तरह फार्मर्स की वो प्रोडक्शन का प्राइस लगाया जाएगा, प्लस फार्म सर्विसेज का। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज क्या होती है। ठीक है, देखो अभी तरह आप देखोगे सीरियल्स पर से सारी चीजें एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर आती थी, मतलब ऐसी चीजें जिसके लिए गवर्नमेंट बैकअप देता है प्राइस मैनेजमेंट में। अभी इसमें क्या चेंजेस किए गए ये हम देखेंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों बिल्स को अच्छे से समझेंगे। अभी हम कैसे प्रोसीड करते हैं मैं आपको बताती हूँ। तीनों बिल्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे क्या क्रिटिसिज्म है और क्या सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले है फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड कॉमर्स वाला बिल, ऑर्डिनेंस। बेसिकली ये क्या बोलता है कि इट ओपन्स अप एग्रीकल्चर सेल एंड मार्केटिंग आउटसाइड द नोटिफाइड एपीएमसी। एपीएमसी का फुल फॉर्म देखो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी मंडीज फॉर फार्मर्स। अभी तक पहले कैसे होता था मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल स्टोरी सुन लो। पहले फार्मर्स को कुछ भी, बड़े फार्मर्स को कुछ भी सेल करना होता था तो वो एपीएमसी के थ्रू सेल करते थे। अगर उनको सपोज उनके प्रोडक्शन का कॉस्ट नहीं मिला तो एक एमएसपी के बेसिस पे, मिनिमम सेलिंग प्राइस के ऊपर फार्मर्स को मार्केट में, सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, सपोज बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आ गया, ज्यादा प्रोडक्शन आने पे प्राइसेस गिर गए। अगर ऐसी चीज हो गई कि प्राइसेस गिर गए तो फार्मर विल सफर अ लॉस। तो गवर्नमेंट क्या करता था, गवर्नमेंट बोलता था नहीं, दिस इज द मिनिमम सेलिंग प्राइस, एक मिनिमम सेलिंग प्राइस होगी, इससे नीचे आप प्राइस को गिरा नहीं सकते, टू मेक श्योर दैट फार्मर्स आर ऑल्सो, फार्मर्स साइड इज ऑल्सो बैलेंस्ड। पर ये तभी होता है जब आप एपीएमसी के थ्रू सेल करते हैं। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप एपीएमसी के अलावा भी सेल कर सकते हो। इसका मतलब गवर्नमेंट वो एमएसपी वाली क्राइटेरिया को हटा रहा है। गवर्नमेंट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर फार्मर्स को लॉस सफर हो गया तो आई विल गिव द बैकअप, वो बैकअप वाली सिचुएशन से गवर्नमेंट पीछे हट रहा है। दूसरी चीज, इट रिमूव्स बैरियर टू इंटर स्टेट ट्रेड। ये अच्छी बात है, चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जैसे अच्छा ठीक है, ये भी आप देखो, पर आप मुझे बताओ कितने फार्मर्स को आपने इस चीज के लिए ट्रेन किया गया, कितने फार्मर्स के साथ आपने इस चीज के बारे में डिस्कस किया, किसी के साथ नहीं। सो विदाउट डिस्कसिंग द पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग टू डू दिस एंड यू आर मेकिंग अ बिल, दैट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू, दैट इज नॉट अ वैलिड थिंग टू डू। प्लस इट प्रोहिबिट्स, ध्यान से सुनना, स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रॉम कलेक्टिंग मार्केट फी, सेस और लेवाई फॉर ट्रेड आउटसाइड द एपीएमसी मार्केट्स। पहले कैसे होता था, अगर आप एपीएमसी के बाहर ये करोगे तो गवर्नमेंट यूज्ड टू, स्टेट गवर्नमेंट यूज्ड टू पुट अ टैक्स। व्हाई स्टेट गवर्नमेंट? क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। पर अभी आप देख रहे हो स्टेट गवर्नमेंट को बिना पूछे, स्टेट गवर्नमेंट को बिना कंसिडरेशन में लेके सेंट्रल गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग थिंग्स। तो इसके लिए पहले लॉ में अगर आप देख रहे हो, पहली चीज लोगों को अच्छी नहीं लगी कि एपीएमसी के बाहर सेल कर सकते हैं। सो इज गवर्नमेंट ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स ड्यूटी और इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एमएसपी। ठीक है, दूसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। ये हमें क्या बताता है, बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क कि फार्मर किस तरह सेल करेगा, किस तरह लोग परचेस करेंगे फार्म प्रोड्यूस। ठीक है, the mutually agreed remunerative price framework envisaged in the legislation is touted as that one would protect and empower farmers। अभी देखो ये एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज हुई जो आप और मैं पढ़ सकते हो, ठीक है, पर ऐसी क्राइटेरिया जब कोई कॉर्पोरेट फार्मर के साथ डील कर रहा है और जब कॉर्पोरेट्स उनके एग्रीमेंट में ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, आपको लगता है फार्मर्स को पता चलेगा? डू यू थिंक फार्मर्स विल बी able to translate that और ask that और हर एक चीज का वो मीनिंग ढूंढेंगे? नहीं। सो दैट इज द प्रॉब्लम। जब आप फार्मर्स को डायरेक्टली कॉर्पोरेट्स के हाथ में छोड़ देते हो कि आप आपस में फ्री डीलिंग कर सकते हो, वी आर ट्राइंग टू एम्पावर फार्मर्स, पर फार्मर्स को एम्पावर करने से पहले यू ट्रेन फार्मर्स। ठीक है, तीसरी पॉइंट, द रिटन फार्मिंग एग्रीमेंट entered into prior to production or rearing of any farm produce
lists the term and conditions for supply, quality, grade and standards and price of farm produce and services. तो अभी गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि अभी आप कैसे करो, किसी भी फार्मर को अगर सेल करना अपना प्रोड्यूस, आप एक एग्रीमेंट कर लिया करो फार्मर्स और पार्टी के बीच में. पार्टी मतलब आप कॉर्पोरेट्स पकड़ना, ठीक है, और वहां पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से लिख देना. आप मुझे बताओ सप्लाई के लिए ठीक है, क्वालिटी के लिए आप मुझे बताओ फार्मर्स ने अगर पहले ही दिन, ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी चीज, अगर बारिश आ गया, सपोज जैसे पेस्ट्स आ गए, लोकस्ट्स आ गए, अगर प्रोडक्शन की क्वालिटी खराब हो गई, कॉर्पोरेट्स विल रिफ्यूज टू टेक दैट. बट फार्मर्स ने तो एक्चुअली अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए, फिर उनको कौन बैकअप देगा? तब गवर्नमेंट उनको बैकअप नहीं देगा, क्योंकि ये जो ट्रेड हो रही है ये एपीएमसी के बाहर हो रही है, तो तब वो मिनिमम सेलिंग प्राइस एमएसपी के क्राइटेरिया में नहीं आते. सो यू कैन सी व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू. गवर्नमेंट इज सेइंग कि वी आर ट्राइंग टू एम्पावर फार्मर्स, कि जाओ आप किसी के भी साथ प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज हो सकते हो. बट इफ दे डू दैट एंड इफ यू नो कॉर्पोरेट्स आर ऑलवेज देयर टू मेक प्रॉफिट्स. अगर कॉर्पोरेट्स ने किसी भी क्राइटेरिया के तहत ये कंडीशन, ये एग्रीमेंट तोड़ दिया, व्हाट इज द फार्मर सपोज टू डू? चलो सपोज हम अच्छी चीज देखते हैं कि हाँ अगर अच्छे से हो गया, फार्मर्स विल हैव गुड बेटर इनकम. बट यू नो हाउ द मार्केट वर्क्स. द एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस, तीसरा वाला, अभी इन्होंने क्या अमेंडमेंट किया देखो. इन्होंने सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, ऑनियंस एंड पोटैटोज को एसेंशियल कमोडिटीज से निकाल दिया. ठीक है, देखो जब कोई भी चीज एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट के अंदर होती है तो आप उसको बहुत महंगे दामों पे बेच नहीं सकते, क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए एसेंशियल है. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मैं इन चीजों को एसेंशियल कमोडिटी से निकाल देता हूँ. एज अ रिजल्ट फार्मर्स विल बी एबल टू सेल देम एट अ हायर कॉस्ट. आप मुझे बताओ, ठीक है, हायर कॉस्ट पे सेल करेंगे, कॉर्पोरेट्स कमाएंगे. कॉर्पोरेट्स को जब ये हायर कॉस्ट पे मिलेगा दे विल सेल इट एट अ मोर हायर प्राइस. आप मुझे बताओ सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स ऐसी चीज है जो नॉट नेसेसरी सिर्फ अमीर लोग खाते, इट्स एवरीवन्स मील. तो अगर रोज का खाना एक्सपेंसिव हो जाएगा, इट विल इवेंचुअली लीड टू टू मच ऑफ बर्डन ऑन पीपल्स इकोनॉमी. तो भले ही अगर ये बोल रहे हैं अमेंडमेंट बेनिफिट के लिए है, बट इट इज नॉट in long run. Agar if this happens, if this continues, your cost of food grains is going to increase. ठीक है, the amendment will deregulate the production, storage, movement and distribution of this food commodities. तो अभी तक जो गवर्नमेंट इसके प्रोडक्शन, स्टोरेज, मूवमेंट के लिए जो भी कमोडिटीज प्रोवाइड कर रहा था, वो सारे उनका रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बंद किया. सो व्हाट यू सी, आप देख रही हो क्या अभी तक क्या हो रहा था? फार्मर्स को कुछ भी तकलीफ हो रही थी, they were going to government, क्योंकि गवर्नमेंट was supposed to give them a backup. गवर्नमेंट धीरे धीरे एग्रीकल्चर से अपना रोल कम कर रहा है, ठीक है, so that it can invest somewhere else. The central government is allowed regulation. गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ, लेकिन वॉर के टाइम, फेमाइन के टाइम, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस बढ़ गया, कुछ ज्यादा ही हद तक प्राइस बढ़ गया या नेचुरल कैलेमिटी आ गया, तो फिर उस टाइम पे गवर्नमेंट इसको एसेंशियल कमोडिटीज में डाल देगा, तब गवर्नमेंट उसकी प्राइस को बचा लेगा. तो हम कैसे ये समझेंगे कि कब प्राइस बढ़ा कि ये गवर्नमेंट उसको एसेंशियल में डालेगा? फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ. लेट अस से दाल ले लो. सपोज दाल की कॉस्ट है 75 रुपीज. ठीक है, अगर दाल की कॉस्ट नॉन पेरिशेबल है ना, दाल को आप बहुत टाइम रख सकते हो, अगर दाल की कॉस्ट 75 रुपीज है, 75 से डबल कर दो, 150 रुपीज हो गई, तो 50% से ज्यादा बढ़ गई. अगर वो 50% से ज्यादा बढ़ गई, फिर गवर्नमेंट आके एक स्टॉक लिमिट इंपोज करेगा कि नहीं नहीं इस प्राइस को कम कर दो. ठीक है, मतलब मैंने उसको डबल कर दिया. या फिर अगर आप समझो पेरिशेबल आइटम्स में एग्जांपल में ले लेते हैं ऑनियंस. सपोज ऑनियंस अभी 50 रुपए किलो है, ठीक है, 50 रुपए किलो प्याज है. जब ये 50 किलो प्याज 100 रुपए से ज्यादा, 101 रुपए से ज्यादा हो जाएंगे, तब तक गवर्नमेंट आके इम्पोज करेगा कि नहीं, ठीक है, अगर डबल हो रही है इसकी कॉस्ट, तब जाके गवर्नमेंट बोलेगा कि नहीं नहीं ठीक है, हम इसका कॉस्ट थोड़ा कम कर देते हैं. सो गवर्नमेंट हैज पुट अ लिमिट. इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, नॉन पेरिशेबल आइटम्स के लिए 50% से ज्यादा बढ़ा
और पेरिशेबल आइटम्स के लिए 100% से ज्यादा अगर कॉस्ट बढ़ती है तो ही गवर्नमेंट आके एक स्टॉक लिमिट, एक स्टॉक प्राइस लगाएगा। पर आप मुझे बताओ, सपोज इफ द कंपनी को ये 150, गवर्नमेंट कंपनी के पास ये ऑप्शन हो गया कि वो 150 रुपीज तक सेल कर सकता है दाल को। सो ऑब्वियसली कंपनी डायरेक्टली 150 रुपीज को दाल को सेल नहीं करेगा, कि कंपनी को भी पता है कि उसको कस्टमर्स चाहिए, तो ही विल कीप अ रेंज। बट जब फार्मर्स को भी आप ये दे देते हो कि आप फार्मर्स कैन सेल एनी प्रोडक्ट एट अ हायर कॉस्ट, फार्मर्स विल ऑब्वियसली सेल इट एट अ हायर कॉस्ट। कॉर्पोरेट्स को भी उस हायर कॉस्ट से प्रॉफिट निकालना है, तो कॉर्पोरेट्स विल सेल इट एट अ मच मोर हायर कॉस्ट। एट द एंड इसके ऊपर के पैसे किसको भरने हैं? यू एंड मी, and even the farmers and even the company people eventually when they eat food. So you see, इस एक डिसीजन के वजह से जो बेसिक नीड होती है डे टू डे लाइफ की, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। ऑलरेडी हमारे देश में बहुत भूखमरी है, 60% से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, उसमें अगर फूड क्रॉप्स की कॉस्ट बढ़ गई, हाउ आर यू गोइंग टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू पीपल? तो अभी तक हमने तीनों बिल्स एक ऊपर ऊपर से देख लिए, मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। पहले बिल में एपीएमसी के बाहर अलाउ कर दिया, आपको इतना याद रखो। सेकेंड बिल में क्या बोला कि एग्रीमेंट्स के बेसिस पे फार्मर्स और जो कॉर्पोरेट्स है, जो भी कंज्यूमर्स है, वो ये कर सकते हैं। बट अगर वो एपीएमसी के बाहर कर रहे, गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और तीसरी चीज हमने देखी कि सीरियल्स, पल्सेस, इन सारी चीजों को एसेंशियल कमोडिटी से निकाल दिया। तो इन बिल्स को क्यों अपोज किया जाता है? सबसे पहले इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जैसे मैंने आपको बोला, एग्रीकल्चर, मार्केट्स, ये स्टेट सब्जेक्ट्स है, ठीक है। गवर्नमेंट ने, सेंटर ने क्या किया? सेंटर ने बिना स्टेट को कंसिडर किए, बिना फार्मर्स को कंसिडर किए, इनको ये कर दिया। सो दिस शोज दिस इज अगेंस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्लस डिसमेंटलिंग ऑफ द मोनोपोली ऑफ एपीएमसीज। देखो, ये गवर्नमेंट में कहीं नहीं बोला कि एपीएमसी काम करना बंद करेगी, या फिर गवर्नमेंट ने ये भी नहीं बोला कि फार्मर्स एपीएमसी में सेल नहीं कर सकते, कर सकते। बट जो बाहर के इसमें एपीएमसी के अलावा जो बाहर सेल करे, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ बैकअप फॉर देम। प्लस नो मैकेनिज्म फॉर प्राइस फिक्सेशन। गवर्नमेंट ने इस चीज से अपना हाथ निकाल लिया। गवर्नमेंट ने बोला कि नाउ गवर्नमेंट हैज गिवन फ्री हैंड टू प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस कि हाँ, आप प्राइस अपने आपस में नेगोशिएट करके फिक्स कर सकते हैं। इससे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। बिकॉज आप सोचो ना, हाईली एजुकेटेड, सुपरली बैक्ड अप कॉर्पोरेट्स विद लॉट ऑफ मनी एंड लीगल टीम्स, एंड अ फार्मर हु इज स्ट्रगलिंग विद रेन्स एंड मॉनसून्स एंड पेस्ट्स ट्राइंग टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर, इन दोनों के बीच अगर आप दोगे क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट करने, देयर आर हाई चांसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन। फूड सिक्योरिटी। अभी आप मुझे बताओ, सपोज सबको पता है कि कॉस्ट बढ़ने वाली है, कॉस्ट फूड प्रोडक्शन की, तो वो क्या कर सकते हैं? जिस साल अच्छा प्रोडक्शन आएगा, दे विल बाय द फूड ग्रेन्स एट लोअर कॉस्ट, बट वो मार्केट में रिलीज ही नहीं करेंगे, ठीक है। वो सप्लाई कम कर देंगे, इवेंचुअली डिमांड बढ़ जाएगा। सो इवेंचुअली व्हेन द प्राइस विल इंक्रीज, तब जाके कॉर्पोरेट्स उसको मार्केट में सप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा? लोगों को खाना, फूड रिसोर्सेज, they will suffer problems. So food security is also at stake. जैसे मैंने आपको बोला, no consultation is equal to mistrust. Government has failed to have or hold any discussion with various stakeholders. और ये कब किया गया? लॉकडाउन के दौरान। They could have waited. Entry of two of the biggest corporate groups, Adani and Reliance, इनकी तो corporate groups की एंट्री हो गई इस चीज में। So then there is again a mistrust, there is again a tension for the farmers कि how will they survive. तो अभी तक मैंने आपको 3 बिल्स क्या है, इनको क्यों अपोज किया जा रहा है, ये भी बताया। कंक्लूजन देखो क्या है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट इज सपोज टू डू स्टैट्यूटरी बैकिंग टू द मिनिमम सेलिंग प्राइसेस। इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, जो एपीएमसी से भी डील करेंगे, ठीक है, जिनको मिनिमम सेलिंग प्राइस मिलेगी, उसको कोई लीगल बैकिंग नहीं है। सपोज गवर्नमेंट ने बोला कि आपको मिलेगा मिनिमम सेलिंग प्राइस, बट इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड, दैट पर्सन कैन नॉट फाइट बैक फॉर इट, क्योंकि स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, लीगल लॉ की कोई बैकिंग नहीं है। सो गवर्नमेंट सपोज टू मेक सम स्ट्रॉन्ग लॉज सपोर्टिंग द मिनिमम सेलिंग प्राइस। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि फार्मर्स और कॉर्पोरेट्स के बीच अच्छा सा ट्रेड हो, तो फार्मर्स को बाकी चीजें भी प्रोवाइड करो, अच्छे रोड्स जो विलेजेस को मार्केट से लिंक करे, क्लाइमेट कंट्रोल, स्टोरेज फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, क्योंकि ये सारी चीजें तो कॉर्पोरेट फार्मर को प्रोवाइड नहीं करेगा।
उनको तो बस फाइनल फिनिश प्रोडक्ट्स चाहिए। तो अगर फार्मर के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगी, अच्छे रोड्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगा, फूड प्रोसेसिंग के लिए कुछ ये नहीं होगा, हाउ विल इट गिव गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द कंपनी। तो जो मैंने आपको बोला ना फार्म सर्विसेज के नाम पे कॉर्पोरेट्स कैन चैलेंज द फार्मर्स बिकॉज ऑफ दिस ऑल इश्यूज। सो गवर्नमेंट इज सपोज टू मेक श्योर ऑफ दैट। तो अभी देखो आज के इसमें मैंने आपको क्या बताया, बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, क्विक रिविजन ध्यान से सुनना। पहले हमने देखा एग्रीकल्चर बेस्ड एसेट्स का इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि एग्रीग्रेन क्राइसिस का क्या कौन कौन से क्राइसिस है इंडिया में। फिर हमने देखा इसका क्या इम्पैक्ट है। फिर हमने देखा इसके लिए क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन में हमने देखा कोऑपरेटिव फार्मिंग। फिर हमने देखा कोऑपरेटिव फार्मिंग के क्या क्या फीचर्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या क्रिटिसिज्म है। ठीक है, उसी क्रिटिसिज्म से आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि अच्छा फिर गवर्नमेंट का रोल एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बेसिस से फिर हम गए फार्म बिल्स के ऊपर। हमने तीनों फार्म बिल्स देखी ऊपर ऊपर से कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्यों इसको क्रिटिसाइज किया जाए एंड व्हाट इज द कंक्लूजन। सो आई होप अगर नाउ यू शुड प्रैक्टिस राइटिंग सम एसे ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी एंड क्रैक। थैंक यू।